नमस्कार दोस्तों, मैं मनी जानी और आप मुझे देख रहे हैं बायोमित्रा की इस ऑनलाइन मंच से। आज हम फिर से आ चुके हैं लैब असिस्टेंट की एक पेपर का पोस्टमार्टम करने। और आज जो पेपर हमारे सामने है वो हैं 28 जून का, यानी कि 2022 के अंदर जो दो पेपर लगे थे, 28 जून वाले पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। केवल बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम पास नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्वेश्चन देखा और उसके अंदर आंसर टिक किया, वो वाला काम अपने यहाँ पर नहीं है। एक एक सवाल की बिल्कुल अपन नस नस चेक करेंगे, उसके अंदर जो मसाला अपन को मिल सकता है उन सभी को बहुत ही डिटेल डिस्कशन, मेरे कहने का मतलब अपन करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पेपर आपको देखना है। और जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हैं, एक आध सवाल को छोड़ करके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। एक आध सवाल जो करने का ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे ज़रूर दिए जाते हैं जो आपको नहीं करने होते हैं। तो एक आध सवाल को छोड़ दें तो पूरा का पूरा पेपर, इसके अंदर लगभग 33 या 34 क्वेश्चंस है, और सारे के सारे क्वेश्चंस एक भी बाहर नहीं है अपने कंटेंट में से। ठीक है, चलो खैर जो भी है अपन इसको शुरू करते हैं। आप लास्ट तक बने रहें, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और पेपर बहुत ईजी है। मैं आपको कह रहा हूँ वेरी सिंपल पेपर। ठीक है, चलो बातें नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज primarily responsible फ्रॉम फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वैसे तो देखो बहुत सारी गैसें होती हैं, 3-4 गैसें हैं जिनका नाम आता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सबसे मुख्य कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी हैं। तो आंसर आप सभी को बताएं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो होती हैं, ये आपकी मुख्य गैस होती है। और कितनी होती हैं? लगभग 60%, 60% कौन जिम्मेदार होती है? आपकी CO2 गैस जिम्मेदार होती है। ठीक है, क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? सौर मंडल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे धरती का तापमान बढ़ेगा, और धरती का तापमान बढ़ता है उसे अपन क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ये एक नुकसान की चीज़ें हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस CO2। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो CH4 यानी कि मीथेन गैस है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको अपन फ्रियोन्स कहते हैं, और N2O, ये गैसें भी उत्तरदायी हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे मुख्य पूछा गया है, मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी हो जाएगी? CO2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। सवाल आ जाए, ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी हैं, या उसके लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी है? तब आपका आंसर जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो दोनों सवाल अलग अलग हैं। ओजोन परत की बात करें तो वहाँ पर CFC हो जाएगा, और ग्रीन हाउस मुख्य गैस कौन सी है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर? बाकी याद सारी रखनी है कि इसके अंदर कौन कौन सी गैसें होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन आवश्यक है? किसके लिए आयोडीन आवश्यक होता है? एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या पैराथायराइड ग्रंथि? किसके लिए जो है वो आपके, बताओ। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ विच ऑफ द ग्लैंड्स? आयोडीन जो है इसका सही आंसर चला जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक होती है, तो आयोडीन और एक साथ में इसके अंदर टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो थायराइड ग्रंथि होती है उससे हार्मोन स्त्रावित होता है ना, उसके लिए एक तो आयोडीन आवश्यक होता है और एक टायरोसिन अमाइनो एसिड आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? थायरोक्सिन। ठीक है, कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है इससे? थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, और थायराइड ग्रंथि की क्या बातें हैं? सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वो कौन सी होती है? आपकी थायराइड होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थायराइड के बारे में ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग कौन सा है, या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। गलगंड या घेंगा रोग जो होता है ना, गलगंड या घेंगा रोग, जिसको अपन इंग्लिश में गोइटर कहते हैं, वो आयोडीन की कमी से होता है। तो कितनी बातें याद रखोगे? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, इसके लिए आयोडीन और टायरोसिन अमाइनो एसिड आवश्यक होता है।
आयोडीन की कमी से या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि जो है ये मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एड्रिनल ग्रंथि की, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अब कुछ बच्चे मेरे को कहते रहते हैं सर आप हिंदी बताओ हिंदी बताओ। अब ये देखो अधिवृक्क आया ही नहीं, एड्रिनल आ गया, और ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको आगे दिखाऊंगा जहाँ पर हिंदी आएगा ही नहीं। तो मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ रीजन है, वो आपको एग्ज़ाम के अंदर उसका बेनिफिट मिलेगा, तब आप मेरे को याद करोगे कि वास्तव में सर आपने जो चीज़ें कही वो हमने फॉलो की और बहुत फ़ायदा मिला। अभी मैं और दिखाऊंगा, देखना। तो एड्रिनल ग्रंथि, इसको हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, जिससे हमें ये इसकी पोजीशन समझ में आ जाती है कि वृक्क जो होता है उसके ठीक ऊपर अधिवृक्क, वृक्क के जस्ट ऊपर जो पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। अब इसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स होता है और एक एड्रिनल मेड्यूला होता है। ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है उससे दो मुख्य हार्मोन आपको ध्यान रखना, एक तो एल्डोस्टेरोन और एक कोर्टिसोल। देखो मेरे पास लिखने की जगह नहीं है और लिखने के लिए कुछ है भी नहीं, फ़ोन की स्क्रीन पे नहीं लिख सकता, तो जो मैं बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते जाओ। ठीक है, और नोट करते जाओ, एक रफ नोटबुक अपने पास रखो। एड्रिनल कोर्टेक्स से दो हार्मोन मुख्य स्रावित होते हैं, एक तो एल्डोस्टेरोन और एक आपका कोर्टिसोल। और एड्रिनल मेड्यूला जो होता है ना, उससे भी दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिसको अपन कहते हैं एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन, या फिर दूसरे नाम इसके ये हैं कि एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन। इन्हें आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, और ये एड्रिनल मेड्यूला से स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये अपन और भी डिटेल में चले गए कि कोर्टेक्स से कौन सा स्रावित होता है, मेड्यूला से। अगर मैं बात करूँ पीनियल ग्रंथि की, तो पीनियल ग्रंथि आप सबको पता है कि सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी हो जाएगी? पीनियल। सबसे बड़ी थायराइड होगी और सबसे छोटी आपकी पीनियल हो जाएगी। इसे थर्ड आई ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। ठीक है ना, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन के नाम से किसको जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को नाम जाना जाता है। पीनियल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको अपन कहते हैं मिलाटोनिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मिलाटोनिन हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है, और उसका काम होता है जैविक घड़ी संतुलन बनाए रखना। ठीक है, शरीर के अंदर जो जैविक घड़ी संतुलन स्थापित करने का काम होता है वो पीनियल ग्रंथि का होता है। याद रख लोगे इसको। चलो, हो गया। हाँ, पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है ये आप सभी को पता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको अपन कहते हैं पैराथायरोक्सिन या पैराथार्मोन या कोलिफार्मोन। ठीक है, तीनों ही नाम याद रखने। ये हार्मोन है, और ये हार्मोन क्या करता है? रक्त के अंदर कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलो आंसर पता चल गया ना। हमारा क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था कि किसके लिए आयोडीन चाहिए? थायराइड ग्रंथि के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और निष्कासित होता है? ये पिछली बार 2018 वाला पेपर जो है उससे भी सवाल आया था और इस बार भी आ गया। लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का ही दूसरा नाम क्या है? एंड्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? अभी अपन ने देखा एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है, तो लीडिंग सेल से जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है? यानी कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर जाएगा लीवर के अंदर। यकृत जो होती है ना हमारी, उसके अंदर यूरिया बनती है। किस किस का प्रयोग करेंगे यहाँ पर? एक तो अमोनिया और CO2 का प्रयोग करते हुए, इन दोनों का प्रयोग करते हुए लीवर जो है ना वो इसका निर्माण करती है यूरिया का। ठीक है, और ये काम कहाँ पर होगा? लीवर के अंदर होगा। ठीक है, देखो मूत्राशय जो होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर होता है मूत्राशय, उसके अंदर जो यूरिन होता है वो कलेक्ट होता रहता है, संग्रहित होता है, तो वो कोई यूरिया थोड़ी बनाता है। न एड्रिनल का वल्कुट और मध्यांश जो होता है, कोर्टेक्स ऑफ किडनी या मेडुला ऑफ किडनी, ये भी नहीं बनाते, है ना। किडनी का काम यूरिया बनाने का नहीं है, किडनी का काम फिल्ट्रेशन का है। तो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर ये देख के कन्फ्यूज हो गए, यार यूरिया मतलब यूरिन का काम है और यूरिन तो किडनी से संबंधित है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल को ढंग से देखो कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। क्या किडनी यूरिया का संश्लेषण करती है? बिल्कुल नहीं। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन का। किडनी
हमारे शरीर में वही काम करती है जैसे एक छलनी काम करती है। हमारे घर में छलनी होती है, छलनी क्या काम करती है? कोई भी चीज़ छानने के काम आती है। तो वैसे ही किडनी है, किडनी ब्लड को छानेगी और उसमें से यूरिया को छानेगी, अलग करके रखेगी। वो काम होता है किडनी का। यूरिया बनेगा कहाँ पर? लीवर के अंदर। ये चीज़ मैंने आपको जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि जो जंतु होते हैं वो इस उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं जंतुओं को। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले अमोनोटेलिक, फिर यूरियोटेलिक और फिर यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक, यूरिया का करेंगे उसको यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो अपन यूरियोटेलिक हैं। अपन क्या है? यूरियोटेलिक है। और मनुष्य जो होता है, मानव जो होता है वो यूरियोटेलिक है, मतलब उसमें यूरिया बनेगा। तो हमारी लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। क्यों बदलती है? क्योंकि ये यूरिया जो है ना, ये अमोनिया की तुलना में कम विषाक्त होता है, पॉइजनस कम होता है उसकी कंपैरिजन में, और जल में भी उतना ज़्यादा घुलनशील नहीं होता। तो ये रीज़न है कि थोड़ा कम विषाक्त पदार्थ में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, चलो फिर से ये ह्यूमन डिजीज़ का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी सवाल है। अपन ने देखा ये सारे डिजीज़ जब अपन ने पढ़ी सारे ही पढ़े थे। सबसे पहले तो सबको याद है मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो जाएगा, है ना। बहुत सारी स्पीसीज हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, एक प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, फेल्सीपेरम इसकी प्रजाति, उससे एक घातक प्रकार का मलेरिया होता है जिसको अपन मैलिग्नेंट मलेरिया या प्लेग फीवर बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो सबसे घातक प्रकार का मलेरिया होता है जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से फैलता है। जैसे यहाँ पे वाइवेक्स हैं वैसे ही फेल्सीपेरम होता है, तो वो घातक मलेरिया होता है। ठीक है। और जैसे कि अपन देखें स्लीपिंग सिकनेस किससे फैलती हैं? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसी से, है ना। स्लीपिंग जो सिकनेस है ये फैलती हैं ट्रिप्नोसोमा गैम्बियसी से। फिलेरियासिस किससे फैलेगा? वुचेरिया बैनक्रॉप्टी से। फिलेरियासिस जो होता है हाथी पांव रोग जिसको अपन कहते हैं, तो ये वुचेरिया बैनक्रॉप्टी से फैलेगा। काला जार रोग किससे फैलता है? काला जार को अपन डम डम फीवर भी कहते हैं, ध्यान रखना। काला जार को क्या कहते हैं? डम डम फीवर, डम डम, डम डम फीवर भी कहते हैं। तो ये किससे फैलेगा? लीशमैनिया डोनोनी, लीशमैनिया डोनोनी। ठीक है। और अब हमारा बच गया, अच्छा ये तो पूरे ही हो गए। तो ये अमीबियोसिस, इसमें इधर 5 दे रखे थे। अमीबियासिस किससे फैलता है बताओ? यहाँ पे तो नहीं दे रखा लेकिन तुम बता दो। अमीबियासिस जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं पेचिस, और ये फैलता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सारे के सारे डिजीज़ के सवाल आने फिक्स हैं, चाहे वो उसके रोग कारक को लेकर के पूछ लें, टेस्ट को लेकर के पूछ लें, टीके को लेकर के पूछ लें, कुछ भी पूछो। डिजीज़ वाला छोटा चैप्टर है लेकिन मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बढ़िया तैयार कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। रैखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन स्टेटेड मसल इज। देखो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर कौन सा सवाल किस चैप्टर से आया ये भी बताना। देखो मुझे नहीं लगता अगर आपने बायोलॉजी पढ़ ली है तो ये बताने की आवश्यकता है, ये टाइम पास की चीज़ है। ठीक है, बच्चों वाली हरकत हो जाएगी फिर मैं अगर ये कहूँगा कि ये जो है वो पेशीय तंत्र का सवाल है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये ह्यूमन डिजीज़ का सवाल है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये जो है वो आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का सवाल है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये आपके मानव जनन का सवाल है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसका सवाल है, या फिर इसको मैं कहूँ कि ये आपकी इन्वायरमेंटल इश्यू का सवाल है। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ें मत पूछा करो। ठीक है, इसका आंसर बताओ। रैखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो सार्कोमियर। ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। सार्कोमियर जो है वो सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्त्रावित करती है? मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट है? आमाशय की जो जठर ग्रंथियां होती है वो क्या क्या स्त्रावित करती है? तो पहले तो बताओ इसका आंसर। सही, इसके अंदर आंसर चला जाएगा। देखो
ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। भाई ट्रिप्सिनोजन स्रावित करता है अग्नाशय, उससे फिर ट्रिप्सिन बढ़ता है। तो ये तो अग्नाशय का हो गया, आमाशय का है ही नहीं। इसमें भी ट्रिप्सिन आ रखा है, इसमें भी ट्रिप्सिन आ रखा है। अगर आपको इतना सा पता है ना कि ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है, तो आप ये सवाल कर लोगे, है ना। जब सवाल नहीं आते हैं ना, तो वो आपको जितना आपको आ रहा है उसका जोड़ लगाओ, उससे सवाल हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन अग्नाशय का है, मतलब 3 ऑप्शन कट हो गए, बचा कौन सा, एक डी ऑप्शन, श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन। ठीक है, तो आमाशय से पेप्सिनोजन स्रावित होता है, बिल्कुल होता है, जिससे फिर पेप्सिन बनता है। पेप्सिनोजन क्या होती है, निष्क्रिय अवस्था होती है, जाइमोजन कंडीशन अपन जिसको कहते हैं, जाइमोजन ग्रेन्यूल। फिर उससे पेप्सिन बनता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा। HCl बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, श्लेष्मा, म्यूकस ये भी निकलता है। तो आमाशय के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। अगर मैं बात करूँ पेप्सिनोजन की, तो ये कौन सी सेल से स्रावित होगा पेप्सिनोजन, इसको अपन कहते हैं पेप्टिक सेल, या अपन कह सकते हैं चीप सेल। चीप का मतलब मुख्य कोशिका, या अपन इसको कहते हैं जाइमोजन सेल। समझ गए, पेप्टिक सेल, चीप सेल या जाइमोजन सेल होती है ना, उससे आपका पेप्सिनोजन स्रावित होता है। और इसके अलावा इस सेल से एक और चीज़ स्रावित होती है, वो आपका है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो बच्चे के अंदर जो दूध के अंदर जो कैसीन प्रोटीन है उसका पचाने का काम करेगा। ठीक है, HCl कहाँ से स्रावित होता है सर, HCl कौन सी जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, जैसे पेप्सिनोजन तो पेप्टिक से हो गया, तो HCl जो होता है ये होता है ऑक्सिंटिक सेल, या अपन इसको कह सकते हैं पेराइटल, परिधीय, हिंदी में कह सकते हैं परिधीय कोशिका। समझ गए, ऑक्सिंटिक या पेराइटल सेल। और श्लेष्मा की बात करूं, म्यूकस की बात करूं, तो ये स्रावित होता है आपके नेक सेल से, या इसको अपन गोबलेट सेल भी कह देते हैं। ठीक है, मेरा लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो खुद लिखते जाओ, मैं बोल ही तो रहा हूँ, सारी चीज़ें बोल तो रही हूँ। तो इसका आंसर क्लियर कि आमाशय की जठर ग्रंथियां जो हैं वो अलग अलग स्रावित करती है, जैसे कि पेप्टिक सेल, चिप सेल या जाइमोजन सेल्स होती है, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्रावण करेगी। ऑक्सिंटिक सेल जिसको पेराइटल सेल भी कहते हैं, ये HCl का स्रावण करेगी। और गोबलेट सेल जो है उसे श्लेष्मा, म्यूकस का स्रावण यहाँ पर होता है। क्लियर, चलो। आमाशय के अंदर मुख्यतः किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। करने वाला एंजाइम कौन सा है, यही पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन की इष्टतम pH कितनी होती है, 1.8 होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडेट्स, नॉन कोडेटा का क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम के अंदर नॉन कोडेटा। इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्लेटी हेलमेंथीज एगुई है, यानी कि एसिलोमेंट है। निमेटी हेलमेंथीज यानी कि निमेटोड्स की बात करूं तो कूट गुई है, यानी कि स्यूडोसिलोमेंट है। एनिलिडा साइजोसिलोमेंट, ऑर्थोपोडा एंटेरोसिलोमेंट। बताओ कौन सा जो है यहाँ पर सही मैच नहीं है। ये मैंने आपको शुरुआत में जब एनिमल किंगडम पढ़ाया ना, सबसे पहले यही लक्षण बढ़ाया, मैंने कहा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और देखो सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या चीज़ बताई पहले वो सुनो। मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया, मैंने कहा पोरीफेरा से लेकर के फ्लैटवर्म तक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमंथीस, प्लेटी हेलमंथीस को ही फ्लैटवर्म कहते हैं। तो पोरीफेरा से लेकर के प्लेटी हेलमंथीस तक एगुइये होते हैं, एसिलोमेंट होते हैं, यानी कि ये बात बिल्कुल करेक्ट है, प्लेटी हेलमंथीस एगुइये है, क्योंकि पोरीफेरा से प्लेटी हेलमंथीस तक सारे एगुइये होते हैं। फिर मैंने कहा प्लेटी हेलमंथीस के बाद में आता है एस्के हेलमंथीस। एस्के हेलमंथीस को ही निमेटो हेलमंथीस कहते हैं, इसी को ही निमेटोड्स कहते हैं। ये एक होता है कूटकुइये, यानी कि स्यूडोसिलोमेंट, तो ये भी बात करेक्ट है। फिर मैंने कहा कि इसके बाद यानी कि एनिलिडा से लेकर के कोडेटा तक वो सारे के सारे कैसे हैं, सत्यगुइये, लेकिन यहाँ पे सत्यगुइये का तो ऑप्शन ही नहीं है। 2 चीज़ें मैंने और बताई थी, एक एंटेरोसिलोमेंट, एक साइजोसिलोमेंट। साइजोसिलोमेंट मैंने 3 चीज़ें बताई, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का। तो साइजोसिलोमेंट के अंदर देखो एनिलिडा आ रखा है, मतलब ये भी करेक्ट है। फिर मैंने आपको एंटेरोसिलोमेंट बताया, और उसके अंदर मैंने कहा 2 आते हैं, एक तो आपका इकाइनोडर्मेटा, एक हेमिकोडेटा। तो देखिए एंटेरोसिलोमेंट के अंदर न तो इकाइनोडर्मेटा है न हेमिकोडेटा है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये सही मैच नहीं है।
ऑर्थोपोडा क्या होता है? ये भी दीर्ण गुह्य, मतलब हिंदी में तो क्या ये साइजोसिलोमेंट होता है। ऑर्थोपोडा भी क्या है? साइजोसिलोमेंट है। मोलस्क का भी क्या है? साइजोसिलोमेंट है, सत्य गुह्य है। समझ रहे मेरी बात? एंटेरोसिलोमेंट एक तो आपका इकाइनोडर्मेटा, एक हेमिकोडेटा। क्लियर? तो अब क्या याद रखोगे फिर से? सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, बस इतना से याद रखना कि निमेटोड जो है ना वो स्यूडोसिलोमेंट है। निमेटोड या एस्केल्मंथीज ये स्यूडोसिलोमेंट है। इससे पहले जितने भी है, मतलब चाहे प्लेटिहेल्मंथीज हो, चाहे सिलेंट्रेटा हो, पोरीफेरा हो, वो सारे के सारे एगुये हैं, एसिलोमेंट है। और इसके बाद जितने भी है, चाहे एनेलिडा हो, चाहे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कुछ भी हो, वो सारे के सारे सत्यगुये है। फिर याद रख लेना एंटेरोसिलोमेंट में दो चीज़ें, इकाइनोडर्मेटा, एंटेरो ई से एंटेरो, ई से इकाइनोडर्मेटा, और हेमिकोडेटा अपने आप याद रह जाएगा। और फिर साइजोसिलोमेंट में 3 याद रख लेना, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स किससे बनती है? इम्यूनोग्लोबुलिन को ही अपन कहते हैं एंटीबॉडी। हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरक्षी अणु। हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी अणु या एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी किससे बनती है? लिम्फोसाइट से। और लिम्फोसाइट्स भी कौन सी? बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती है, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी कौन सी होती है? बी लिम्फोसाइट होती है ना, उससे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनती है, एंटीबॉडी बनती है बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है? लिम्फोसाइट वैसे तो 2 प्रकार की होती है, एक बी होती है, एक टी होती है। तो ये बनती है बी वाली से। ठीक है? प्रतिरक्षा तंत्र अपने सिलेबस में है नहीं वैसे। चलो, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये कहा कि सर आपने जैव अणु क्यों पढ़ाया, बायोमोलिक्यूल क्यों पढ़ाया। अब ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का मुझे बताओ? विटामिन का क्वेश्चन है। विटामिन किस में आता है? बायोमोलिक्यूल का ही सवाल है। तो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है सोच समझ के पढ़ाया, ईमानदारी से आंख बंद करके विश्वास करके पढ़ते जाओ। ठीक है? चलो, पहला ग्राफ किस विटामिन की कमी से होता है? जिन्होंने पढ़ रखा है खटाक से उत्तर दे देंगे, जिनको नहीं आता वो नहीं दे पाएंगे, है ना। एक भी सवाल अभी तक ऐसा नहीं आया जो मुश्किल है, जहाँ पे सोचना पड़ रहा है, जहाँ पे टाइम लग रहा है। नहीं, अगर आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं तो कहता हूँ कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर, आपने रटा है ना, तो भी आंसर दे दोगे। अगर बच्चे आपने मेरी क्लासेस ढंग से देखी हैं, खटाखट सवाल आप उड़ा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है? तो पेलाग्रा जो है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है उसको अपन पेलाग्रा कहते हैं। अब मुझे बताओ विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B3? क्या कहते हैं? नियासिन। ठीक है? विटामिन B3 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नियासिन। अब मुझे बताओ विटामिन B1, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है? विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम थाइमिन। ठीक है? विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा रोग होता है? सॉरी, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है? मसूड़ों में से खून आते हैं, उसको स्कर्वी कहते हैं। और विटामिन B12 जिसका वैज्ञानिक नाम है साइनोकोबाल्मिन, इसके अंदर कोबाल्ट तत्व होता है साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया, खून की कमी आ जाती है। तो ये सारे के सारे विटामिन ध्यान रखना कि विटामिन ए जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी। B1 थाइमिन, कमी से बेरी बेरी। B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, पेलाग्रा रोग हो जाएगा। B5 को पेंटोथोनिक अम्ल, B6 को पायरिडॉक्सिन, B7 को बायोटीन, B9 को फोलिक एसिड, B12 को साइनोकोबाल्मिन। ध्यान रखना B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, B9 फोलिक एसिड और B12 साइनोकोबाल्मिन, इन तीनों की कमी से B6, 9 और 12, इन तीनों की कमी से एनीमिया होता है। B1 की कमी से बेरी और B3 की कमी से पेलाग्रा। सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। डी को कैल्सीफिरोल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। विटामिन ई को टेकोफिरोल कहते हैं, इसकी कमी से नपुंसकता आ जाती है। ठीक है? यानी कि जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। और विटामिन के को अपन फाइलोक्विनोन कहते हैं, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बढ़ पाएगा। क्लियर है विटामिन? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस
अपने शरीर की किस संरचना की विभिन्नताओं के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही ईजी सवाल है, छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि डार्विन की जो फिंचेज हैं वो क्या होते हैं, पक्षियों की चोंच के अंदर विभेदन हो गया। किसी की चोंच नुकीली होगी, किसी की चोंच चपटी होगी, किसी की चोंच लंबी होगी, किसी की चोंच ओछी होगी, ऐसी बहुत सारी चोंच के अंदर जो विभेदन देखने को मिलता है डार्विन फिंचेज के अंदर। ठीक है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा सवाल उन्होंने दिए ही नहीं जो आपको डिफिकल्ट लगे। अच्छा, डार्विन फिंचेज कहाँ पे देखी गई? डार्विन फिंचेज कहाँ पे देखी गई? गैलेपेगोस द्वीप समूह जो है ना, वहाँ पे देखी गई इसको, गैलेपेगोस आइलैंड। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसका है? डार्विन फिंचेज किसका एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन का। ध्यान रखना इस चीज़ को, अडेप्टिव रेडिएशन, हिंदी में कहते हैं अनुकूली विकिरण। एडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण का उदाहरण है ये डार्विन फिंचेज। ठीक है, और एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल तो इसके अंदर ध्यान रखना, एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी अलग अलग मार्सुपियल्स की उत्पत्ति हुई वो भी एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। दो एग्जांपल है एडेप्टिव रेडिएशन के, एक तो डार्विन फिंचेज और एक ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल्स की उत्पत्ति। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कशेरुक वर्ग में, यानी कि फिर से कोर डेटा का क्वेश्चन है, वो पीछा वाला जो है वो इवोल्यूशन उद्ध विकास का सवाल था। किस कशेरुक वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? प्रीन ग्लैंड किस में पाई जाती है? विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव प्रीन ग्लैंड्स? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। तो सभी को बताएं कि प्रीन ग्रंथियां जो है वो पक्षी वर्ग में, एवीज बर्ड्स जो होते हैं उनके शरीर के पश्च भाग में पाई जाती हैं और उनके शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र ग्रंथि है। ध्यान रख लोगे इस चीज को, पक्षियों के शरीर के पश्च भाग में पाई जाने वाली एकमात्र ग्रंथि कौन सी है? प्रीन ग्रंथि। और इसी प्रीन ग्रंथि को अपन ऑयल ग्लैंड कहते हैं, इसी प्रीन ग्रंथि को अपन यूरोपाइजियल ग्लैंड कहते हैं। ये दोनों नाम इसके हैं, ऑयल ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड, प्रीन ग्लैंड के नाम है तीनों के तीनों। ठीक है, एक ये प्रीन ग्लैंड है ना, इसके जैसी जैसी एक होती है ग्रीन ग्लैंड, सुना है ना, ग्रीन ग्लैंड, जिसको अपन एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। देखो ये इसके नाम याद रखने सारे जरूरी है। ग्रीन ग्लैंड या ये प्रीन है, प्रीन वाली एवीज के अंदर मिलेगी। ग्रीन ग्लैंड जिसको एंटीनरी ग्लैंड कहते हैं, ये किस में मिलेगी? ये मिलती है क्रस्टेशियंस में। सर क्रस्टेशियंस क्या होते हैं? ऑर्थोपोडा के सदस्य होते हैं, और ऑर्थोपोडा के अंदर एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है ग्रीन ग्लैंड। ऑर्थोपोडा के अंदर जो सदस्य हैं क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस भी कौन कौन से बता देता हूँ। प्रोन का मतलब झींगा, और एक एस्टेकस। क्रस्टेशियंस कौन से होते हैं? एक तो प्रोन और एक एस्टेकस, ये दोनों क्रस्टेशियंस है। इसके अंदर उत्सर्जित संरचना के रूप में ग्रीन ग्लैंड मिलती है। ये सारी चीज़ें उन बच्चों को बिल्कुल दिमाग के अंदर वापस से कनेक्ट हो पा रही होगी जब मैंने क्लास के अंदर बताया था। ये सारी की सारी बातें, एक भी सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं बताई। ठीक है, चलो क्लियर हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है? विच टाइप ऑफ आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड? ये क्वेश्चन आपके डीएनए आरएनए का है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, आणविक जीव विज्ञान का क्वेश्चन है कि कौन सा आरएनए जो है वो आनुवंशिक कूट पढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन पढ़ता है जेनेटिक कोड? देखो सबसे पहले तो आरएनए को याद करो। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एमआरएनए, जिसको नाम सोचिए, एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए, यानी कि ये संदेश लाने का काम करेगा। एमआरएनए मैसेंजर संदेशवाहक, क्या काम करेगा? संदेश लाने का, यानी कि ये डीएनए से संदेश लाता है, कोड लेकर के आता है आरएनए बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, आरएनए तो वो है ही, प्रोटीन बनाने के लिए कोड लेके आता है डीएनए से, तो इसका काम हो गया डीएनए से कोड लाना। फिर टीआरएनए क्या करेगा? जो कोड एमआरएनए लाया उसको पढ़ करके वैसा का वैसा अमीनो एसिड राइबोसोम से लेके आएगा। तो टीआरएनए का काम नाम हो गया ट्रांसफर आरएनए। यह क्या करता है? ट्रांसफर करता है। किसका ट्रांसफर करता है? अमीनो एसिड का।
किसका ट्रांसफ़र करेगा? अमीनो एसिड्स का। राइबोसोम, सॉरी क्या कहते हैं उसको, अमीनो एसिड जो है वो ये साइटोप्लाज्म में से उठाएगा और ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड चाहिए। तो अब कौन सा अमीनो एसिड लाना है ये टीआरएनए कैसे पता चलेगा उसको? एमआरएनए जो कोड लाया उसको पढ़ करके उसके हिसाब से वो बिल्कुल सटीक जो है वो क्या लेके आता है? अमीनो एसिड लेके आता है। तो फिर वो अमीनो एसिड ले आया और फिर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? उसको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो तीनों के काम समझ में आ गई। अब पता चल गया आनुवंशिक कूट कौन पढ़ेगा? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। भाई इसका काम ट्रांसफर का भी है, अमीनो एसिड के ट्रांसफर का, लेकिन ट्रांसफर करेगा कैसे? अमीनो एसिड लाना कौन सा है कैसे पता चलेगा? जब वो कोड को पढ़ेगा। ठीक है ना, तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए ये डीएनए से वो कोड लेकर के आता है, संदेश लेकर के आता है। और आरएनए प्रोटीन बनाने का काम करेगा, राइबोसोम का बनाने का काम करेगा। ठीक, चलो अगला सवाल है कंटिकाएं, स्पाइक्यूल्स एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे गए हैं? बहुत ही इजी सवाल, फिर से एनिमल किंगडम के नॉन कोडेटा का क्वेश्चन। यानी कि अभी तक जो मुझे समझ में आया है, एक तो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो बच्चे मैथ वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी बायोलॉजी वाले नीच हरकत मत करना। ये मैथ वाले जो बच्चे हैं जिनको बायो पल्ले ही नहीं पढ़ रही है कि सर पल्ले ही नहीं पढ़ रही, क्या करें? उसके लिए बता दूँ, एक तो आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब समझते हो? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज, ये जो चैप्टर हैं, एक तो ये आपको पढ़ना है बॉटनी के अंदर। एक आपको एल्गी, एल्गी पढ़ना है। एक आपको फंजाई, कवक पढ़ना है। 3 टॉपिक तो ये बॉटनी के अंदर क्लियर करके जाओ। ठीक है, उसके अलावा जूलॉजी के अंदर एक तो आप एनिमल किंगडम पढ़ के जाना, एनिमल किंगडम जिसके अंदर कोडेड नॉन कोडेड, और एक आप डिजीज़ वाला पढ़ के जाना। जहाँ तक मुझे लगता है इन चैप्टर में से आपको 6, 7, 8 तक सवाल मिल जाएंगे। जैसे बायोलॉजी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इतनी सी चीज़ अगर आप देखोगे ना तो इससे बहुत सवाल मिलेंगे आपको भर भर के। ठीक है, पिछली बार तो इस अकेली मॉर्फोलॉजी से 5-5 सवाल आए, सोचिए 5 सवाल इससे, और अभी अपन देख लिया 3 इससे, 1-2 इससे आ गया। मतलब इस हिसाब से देखिए तो 10-12 क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें से। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बायो वाले इस तरफ ध्यान मत दो, बायो वाले इस तरफ ध्यान मत देना। ठीक है, सवाल ये था कंटिकाएं एवं नाल तंत्र युक्त प्राणी किस संघ में रखे जाते हैं? किस में पाई जाती है कंटिकाएं? कैनाल सिस्टम किस में होता है बताओ? पोरीफेरा में। बस सोचने वाली बात ही नहीं, पोरीफेरा के अंदर होती है। पोरीफेरा जो है उसका अभिष्ट लक्षण ही क्या है? पोरीफेरा का अभिष्ट लक्षण ही ये है कि उसके अंदर कैनाल सिस्टम मिलेगा, आपको नाल तंत्र मिलेगा। ठीक है, और कंटिकाएं जो है ये किससे बनी होती हैं ये भी ध्यान रखना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से। पोरीफेरा के अंदर जो कंटिकाएं होती है, स्पाइक्यूल्स होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने होते हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा का ये अभिष्ट लक्षण है क्या? कैनाल सिस्टम। अब एक होता है, ये तो नाल तंत्र है, एक हिंदी में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, एक और शब्द है नाल पाद, ट्यूब फिट, लिख देता हूं मैं, ट्यूब फिट, हिंदी में इसको कहते हैं नालपाद। तो ये नाल तंत्र है, ये नालपाद है। नाल तंत्र तो किसका लक्षण है? पोरीफेरा का, जबकि नालपाद ये किसका लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, नालपाद ये ट्यूब फिट किसका लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा का। ठीक है, मोलस्का कोमल त्वचा वाले जो होते हैं उनको मोलस्का कहते हैं। आंतरांगी कुबड़ इसके अंदर पाई जाती हैं, और एनिलिडा नली के भीतर नली, ट्यूब विद इन ट्यूब। सिलेंट्रेटा जिसके अंदर दंश कोशिका पाई जाती है, अपन क्या कहते हैं? स्टिंग सेल कहते हैं, या नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो ये सिलेंट्रेटा का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, मैंने बताया था आपको विशिष्ट लक्षण सभी के याद रखने ही है। ये तो क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो डिजीज का क्वेश्चन है, टाइफॉइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाएगी? द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड फीवर इज एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट, विडाल टेस्ट, या कंप्लीट ब्लड काउंट। किससे अपन टेस्ट करेंगे टाइफॉइड को? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको ही पता होता है। विडाल टेस्ट जो होता है, विडाल परीक्षण जो होता है, उससे अपन टाइफॉइड क्या करते हैं? कंफर्मेशन करते हैं। टाइफॉइड किससे फैलता है?
सर टाइफॉइड बैक्टीरिया से फैलता है। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम बताओ। बैक्टीरिया का नाम सर सालेमोनेला टाइफी, बिल्कुल। तो टाइफॉइड जो है ये सालेमोनेला टाइफी जो जीवाणु होता है उससे फैलता है। विडाल इसके लिए टेस्ट होता है। टाइफॉइड को शायद आंत्रिय ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। एलिजा किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। एलिजा एड्स के लिए होता है, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना, एक मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स, ये किसके लिए होता है? और एक सिक टेस्ट भी होता है, ये बता दो, फिर सारे टेस्ट अपने क्लियर हो जाएंगे। भाई एलिजा टेस्ट हो ही गया, विडाल टेस्ट अपन को पता ही है कि विडाल तो टाइफॉइड के लिए हो गया, एलिजा एड्स के लिए। ये दो टेस्ट हो रहा है, एक तो मॉन्टेक्स टेस्ट और एक सिक टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है ना ये टीबी के लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस, सुना है ना। और सिक टेस्ट जो होता है ये होता है डिफ्थेरिया के लिए, डिफ्थेरिया जो डिजीज़ होती है उसके लिए होता है सिक टेस्ट। तो ये सारे के सारे टेस्ट अपने क्लियर है, 4 टेस्ट में से आपसे पूछेगा वो, मॉन्टेक्स, सिक, एलिजा और विडाल। कुछ वैक्सीन भी है, टीके जिसको अपन कहते हैं। तो एक आपको ध्यान रखना, डीपीटी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीपीटी टीका है, डीपीटी वैक्सीन है। डी से डिफ्थेरिया और टी से टिटेनस, इन दोनों के लिए डीपीटी वैक्सीन होता है। डी से डिफ्थेरिया और टी से टिटेनस, दोनों के लिए कौन सा होता है? डीपीटी वैक्सीन। और जो टीबी है ना, टीबी, इसके लिए होता है बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी ये वैक्सीन होता है। तो ये सारे के सारे वैक्सीन और टेस्ट मैंने आपको बता दिए। चलो, सवाल है मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द ईयर ऑफ ह्यूमन? इतना तो पता ही होगा भाई, आपके कान में कौन सी संरचना है? कैसे कान, कैसे कोटि का अंग, ऐसे मत करना, ये अकड़ बकड़ वाली बात हो जाएगी। अपन ने तो पढ़ा है इसलिए पता है भाई, जो कोटि का अंग है वो कान का हिस्सा है, ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया जो होता है ये आपके मिड ब्रेन का हिस्सा होता है। कॉर्पोरा 4 जो, 2 ऊपर वाली सुपीरियर कोलिक्यूलाई और 2 नीचे वाली इंफीरियर कोलिक्यूलाई, ऊपर वाली दृश्य प्रतिषेध से संबंधित, नीचे वाली श्रवण प्रतिक्रिया से संबंधित, चारों को मिला करके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ ब्रेंजिनेंस क्या होते हैं बताओ, बताओ। नेक्स्ट, ये आ गया ह्यूमन आई का, पीछे ईयर का क्वेश्चन था, ये आई का, आंख का सवाल है। इसके अंदर आपको सीक्वेंस में बताना है, बाहर से अंदर की तरफ, कि मानव आंख के सबसे बाहर कौन सा भाग है और सबसे अंदर की तरफ जाते हुए तब कौन सा भाग होता है। सीक्वेंस में बताना है कि ये सबसे बाहर, फिर उसके अंदर ये, फिर उसके अंदर और सबसे अंदर ये। तो ह्यूमन की जो आई होती है उसके अंदर एक ये जो फूला हुआ भाग होता है, ऐसा ही बन रहा है मेरे से, ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर बाहर से दिखाई देती है इसको अपन क्या कहते हैं? कॉर्निया। यानी कि कॉर्निया सबसे पहले होगा, इतना तो पता है। कॉर्निया क्या हो जाएगा? कॉर्निया बाद में आ ही नहीं सकता, समझ गए। कॉर्निया पहले होगा, इतना तो हमें पता ही, ऑप्शन ए या बी में से कुछ होगा, ठीक है। कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया, उसके बाद में आता है आपका आइरिस। आइरिस जो हमारे आँख का रंगीन भाग होता है ना, जिसके अंदर मिलेनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, उसको आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आइरिस आता है, और आइरिस के बाद में आता है लेंस। आइरिस के बाद में क्या आता है? लेंस आता है। और लेंस के पीछे जो है वो आपका कांचाभ द्रव्य भरा रहता है। ये यहाँ तक सारी चीज़ें होगी, यहाँ पे लेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आइरिस होगी, और इसके पीछे जो द्रव्य भरा रहता है उसको अपन क्या कहते हैं? इसके पीछे द्रव्य भरा रहता है उसको कांचाभ द्रव्य कहते हैं। यानी कि सही चीज़ हो जाएगी, सबसे पहले कॉर्निया, फिर आइरिस, फिर लेंस और फिर कांचाभ द्रव्य। बी करेक्ट है। कॉर्निया, आइरिस, उसके बाद तो ठीक है, लेकिन कांचाभ द्रव्य लेंस से पहले थोड़ी होता है, लेंस के बाद कांचाभ द्रव्य होता है। समझ गए मेरी बात को? प्यूपिल लेंस के बाद थोड़ी होता है, प्यूपिल लेंस से पहले होता है। कांचाभ द्रव्य लेंस से पहले नहीं होता, ये लेंस के बाद होता है, समझ गए। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले कॉर्निया आएगा, कॉर्निया के बाद प्यूपिल और आइरिस आ जाएगा, उसके बाद लेंस आ जाएगा, लेंस के बाद जो है आपका कांचाभ द्रव्य आ जाएगा, ठीक है ना। बस, लेंस जो होता है मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? बाई कन्वेक्स लेंस होता है, ये भी याद रखना। और प्यूपिल क्या होता है? प्यूपिल लेंस का वह भाग जहाँ पर आइरिस नहीं है,
है ना। लेंस का वह भाग जहाँ पर आइरिस प्रेजेंट नहीं है ना, उसको अपन प्यूपिल कहते हैं। और प्यूपिल का काम होता है मनुष्य की आंख में जो प्रकाश प्रवेश करेगा उसको नियंत्रित करना है। कितना प्रकाश जो है वो अंदर एंटर करेगा, इस चीज़ को डिसाइड करेगा प्यूपिल। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर पाई जाने वाली कवक को क्या कहते हैं। हमारे बच्चे इसको खटाक से कर देंगे क्योंकि हमने सब बता रखा है। गोबर पर जो कवक होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं, कोप्रोफाइलस। ठीक है, बताया था मैंने आपको। केवल कोप्रोफाइलस ही नहीं बताया, और भी मैंने बताया। एक होता है कोर्टिकोलस जो छाल पर होती है, लिख लो इन चीज़ों को। कोप्रोफाइलस गोबर पर, कोर्टिकोलस छाल पर, एपीजाइलिक लकड़ी पर, और जाइलोफाइलस जली हुई लकड़ी पर। ये चार मुख्यतः आपको याद रखनी है। अगर कोई सवाल मिलेगा इन चारों में से मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत इजी। प्रकाश संश्लेषण में जहाँ एक बढ़िया सवाल बनाया जा सकता था, उन्होंने एक इतना मतलब इजी सवाल दिया बहुत ही ऊपर का, कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा होता है। क्लोरोफिल ए बी सी डी, क्लोरोफिल ए, यही तो होता है मुख्य वर्णक। और इसका एक अणु जो है वो अभिक्रिया केंद्र बनाता है। इसका एक अणु, क्लोरोफिल ए का ही एक अणु अभिक्रिया केंद्र बनाएगा। क्लोरोफिल ए को मुख्य वर्णक कहते हैं, और इसके अलावा जितने भी है बी सी डी जो सारे के सारे वो सहायक वर्णक कहलाते हैं। ये सवाल बहुत इजी है, लेकिन सवाल कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है। कन्फ्यूजन कैसे सर, इसमें याद नहीं रहता कि कौन से में जो है वो कोटन आएगा और कौन से में कॉर्न स्टेम आएगा, कौन से में क्राई फर्स्ट ए बी है, कौन से में क्राई सेकेंड ए बी है। तो ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय भी बताया, आज फिर कह रहा हूँ। याद किसी भी तरीके से कोई ट्रिक बना करके, कोई निमोनिक जो भी आपसे बने वैसे याद कर लेना, लेकिन एक वार्निंग मेरी तरफ से ये है कि इसको आप भूलोगे, 100% भूलोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्राई फर्स्ट ए बी जो है ना, ये कॉर्म स्टेम बोरर के लिए है। क्राई पहले देखो, क्राई सेकेंड ए बी की बात की गई है, तो क्राई सेकेंड ए बी होती है कॉटन बोलवर्म की। तंबाकू की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो पहले ये कपास के लिए है, और फिर क्राई फर्स्ट जो है ये मक्का छेदक है। मक्का को इंग्लिश में कहते हैं कॉर्म बोरर, और इसको कॉटन बोलवर्म। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉटन बोलवर्म एंड कॉर्न बोरर, याद रख लोगे बस। बाकी समझाने लायक इसमें कुछ है ही नहीं, याद रखना है बस। फिर से ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी का आपके, ये क्वेश्चन पीछे वाला बायोटेक्नोलॉजी का था, ये मॉर्फोलॉजी का। खाने योग्य जड़ें किसमें पाई जाती है। एडिबल रूट्स आर फाउंड इन राइस, पोटैटो, जिंजर, स्वीट पोटैटो। बताओ, चावल में जड़ें खाते हैं क्या? चावल में तो फल होता है, वो खाते हैं। आलू में, आलू में क्या खाते हैं? आलू में अपन खाते हैं तना, अंडरग्राउंड स्टेम, तने को जिसको अपन कहते हैं ट्यूबर। अदरक, अदरक के अंदर भी अपन खाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको अपन बोलते हैं राइजोम। राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बल्ब, ये चार मैंने अंडरग्राउंड स्टेम के प्रकार बताए थे। तो जड़ थोड़ी है, शकरकंद इसमें जड़ होती है। शकरकंद में क्या होती है? अपस्थानिक जड़ का ही तो रूपांतरण है ये, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। एडवेंचरस रूट है इसमें, इजी सवाल है बस। ध्यान ये रखना, गाजर, मूली, सलजम, गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद, इन चारों के अंदर जड़ें खाई जाती है। याद रख लोगे, गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद। बाकी आलू है, अदरक है, जमीकंद है, अरबी है, केसर है, इन सब के अंदर हल्दी है, उन सब में अंडरग्राउंड स्टेम खाया जाता है। ठीक है, और जो ऑनियन और लिली है, या ऑनियन और गार्लिक है, लहसुन और प्याज है, वैसे उसके अंदर रूपांतरित तो बल्ब होता है जो अंडरग्राउंड स्टेम का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर जो पत्तियां होती है ना उसको खाते हैं अपन, मांसल पत्तियां कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका आंसर पता चल गया आपको। शकरकंद के अंदर अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो खाने के लिए रूपांतरित हो जाती है। फिर से बहुत सवाल इजी आ गया। कब से पढ़ते आते हैं अपन कि स्वर्ण चावल, गोल्डन राइस किससे प्रचुर होता है? विटामिन ए और आयरन से प्रचुर। इसके साथ साथ आयरन, आयरन यानी कि Fe, उससे भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, गोल्डन राइस जो है उसके अंदर विटामिन ए और आयरन बहुत प्रचुर मात्रा के अंदर मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसरपाइन औषधि कहाँ से प्राप्त होती है? बायोडाइवर्सिटी का ये क्वेश्चन है। रिसरपाइन औषधि कहाँ से मिलती है? राउलोफिया वोमिटोरिया से या सरपेंटाई से। ठीक है, राउलोफिया पादप जो होता है इसके अंदर स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, वोमिटोरिया भी हो सकता है, सरपेंटिना भी हो सकता है। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इजी भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन किसी को इजी लगा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। इजी कहने का मतलब ये नहीं है कि टफ क्वेश्चन है, नहीं। जिसने पढ़ा है, भैया अपन ने पढ़ा है कि किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को संज्ञा कहते हैं, जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं, तो अपन को पता है। अब ये अपन ने जिंदगी में सवाल नहीं देखा, न एनसीईआरटी में है, न शायद आरबीएससी में है, तो फिर इसका आंसर अपन को नहीं आएगा। ठीक है, सुनहरी टिप्स, चाय की जो अंतस्थ कलिका होती है, द टर्मिनल बर्ड्स ऑफ टी प्लांट आर कॉल्ड गोल्डन टिप्स। तो ये सवाल छोड़ने का सवाल था। सर आ रहा है तो भी कैसे बातें करो, आ रहा तो करना ही है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अपन कितना ही पढ़ लें, चाहे ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कुछ भी पढ़ लो, 5 नोटबुक पढ़ लो, नहीं होगा ये सवाल। ठीक है, और ऐसा सवाल अगली बार भी मिलेगा एक आध, तो उनके पीछे नहीं भागना है। बाकी जो क्वेश्चन अपन को आ रहे हैं 90%, वो अपने गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सवाल बस मैंने बता दिया आपको। हाँ, फिर से ही जी सवाल, पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है क्या कहलाती है? ए लीफ लाइक कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द प्ल्यूमूल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? प्रांकुर को सुरक्षा देता है उसको क्या कहते हैं? प्रांकुर चोल। और जो मूलांकुर को सुरक्षा देता है उसको मूलांकुर चोल। 2 चीज़ें होती है, एक बीज जो होता है, जब बीज अंकुरित होता है ना, तो उसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्रांकुर प्ल्यूम्यूल जिससे आपका तना बनेगा, और एक होता है रेडिकल मूलांकुर जिससे आपकी मूल बनेगी, जड़ बनेगी। तो जो प्रांकुर है उसको सुरक्षा देगा प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल, और जो मूलांकुर है उसको सुरक्षा देगा मूलांकुर चोल यानी कि कोल्यूराइजा। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता चल गई कि मूलांकुर को मूलांकुर चोल, प्रांकुर को प्रांकुर चोल। एल्यूरोन क्या है? एल्यूरोन जो आपके मोनोकोट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, या जो अनाज होते हैं उसके अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन की परत को मोनोकोट कहते हैं। और मोनोकोट का एकमात्र जो बीज पत्र है या अनाज जो होते हैं, जैसे कि चावल हैं, गेहूं हैं, मक्का है, ज्वार है, इसका जो एकमात्र बीज पत्र होता है उसको स्कूटेलम कहते हैं। हिंदी में बरूथिका भी कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखो, फायदे में रहोगे। ठीक है, बार बार कह रहा हूँ मैं। तो ये चारों ही आपको चीज़ें क्लियर। एग्रोबैक्टीरियम रोग कौन ये क्या आ गया? एग्रोबैक्टीरियम कोजेस विच डिजीज, कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? क्राउन गोल। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस होता है जो क्राउन गोल डिजीज उत्पन्न करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे का वानस्पतिक नाम बताना है। मैंने जब आपको पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व वाली क्लास ली थी, उस समय मैंने आपको बिल्कुल बताया कि वैज्ञानिक नाम ज़रूर याद करें, साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, बोटेनिकल और जूलॉजिकल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लिया बोटेनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, बाजरे का क्या है? तो ये तो पेनिसिटम टाइफोइडिस हो जाएगा, पेनिसिटम टाइफोइडिस। ठीक है, सोरगम बाइकलरे ये हो जाएगा आपके जवार का। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम कुछ महत्वपूर्ण जो हैं, जो हमारे आसपास के, जैसे बाजरा राजस्थान में बहुत होता है, 2/3 क्षेत्र पर होता है, ये 1/3, हाँ जितने भी, तो बाजरे का पूछ लिया। ऐसे मतलब वो कुछ भी नहीं पूछेंगे कि तुम्हें आ ही नहीं रहा, कुछ भी पूछ लिया, नहीं। ऐसी चीज़ का पूछेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो हमारे आसपास हैं, वो पूछेंगे। तो इतना दिमाग आप लगा सकते हैं कि कौन कौन से याद करने हैं। ठीक है ना, चलो। ये सवाल देखो, मसालों का राजा हम पढ़ते ही आ रहे हैं, और ये सवाल कोई ये नहीं कि हमने पढ़ा नहीं, हम जिंदगी से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल मतलब हम 12th पास होके आए हैं, तो वो
ये सवाल आने ही चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हर सवाल आपको कोई लिखाएगा नहीं, करवाएगा नहीं। अगर आप 12th तक पहुँचे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कुछ ना कुछ आपने सीखा है ना। तो उसका टेस्ट ये था, मसालों का राजा क्या होता है? काली मिर्च। ठीक है, ब्लैक पेपर जो होती है उसको अपन मसालों का राजा कहते हैं। ठीक है ना। और मसालों की रानी कौन सी हो जाएगी? मसालों की रानी कौन सी है? इलायची। बस, भगवान करे इस बार ये आ जाए, मसालों की रानी कौन सी है? इलायची। ठीक है, ये बताओ, ताप विद्युत संयंत्र में मौजूद 99% कणिकीय पदार्थों को हटा सकता है। एग्जैक्ट मैंने ऐसे कैसे लिखाया कि जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट यानी कि ताप विद्युत संयंत्र, उसमें उसकी जो हवा के अंदर मौजूद 99% जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उसको अलग कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, ये उपकरण। वो उपकरण कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट से जो हवा निकलती है उसमें से जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है, जितने भी कणिकीय पदार्थ हैं, उसको 99% ये रिमूव कर देता है। ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज़, मतलब ये मतलब एक वायु प्रदूषण को कम करने की युक्ति है कि हम कैसे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रबर होता है। स्क्रबर क्या करता है? स्क्रबर जो ऑयल रिफाइनरी में से जो हवा निकलेगी उस हवा को SO2 फ्री कर देगा, यानी कि उस हवा में से SO2 निकाल लेगा। समझ गए मेरी बात को? तो ऑयल रिफाइनरीज की हवा में से SO2 निकालने का काम करता है स्क्रबर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? ये आपके वाहनों की साइलेंसर में लगाए जाते हैं और अधिक हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ में बदलते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर जो है, जितनी भी मोटरसाइकिल वगैरह उसके साइलेंसर में इसको लगाते हैं। ठीक है ना। ये सारी की सारी जो युक्तियाँ हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैं, स्क्रबर हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, सबका एक ही मकसद है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ठीक है, तरीके सबके अलग अलग हैं, तो सारे तरीके याद रखना आप। ये क्वेश्चन है आपके एनाटॉमी का। दृढ़ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? अब दृढ़ तक छोड़ो, आप इंग्लिश वाला देखो, स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा की कोशिका भित्ति किससे बनी होगी? पता ही है स्क्लेरेन काइमा क्या है? ये तो पता है कि नहीं है, बताओ। सर हमें तो ये नहीं पता स्क्लेरेन काइमा क्या होता है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक विभिजोतक उत्तक, एक स्थायी उत्तक। पढ़े थे? मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। पादप उत्तक दो प्रकार के, विभिजोतक उत्तक, स्थायी उत्तक। विभिजोतक उत्तक के 3 प्रकार थे, एपिकल, इंटरकेलरी, और कौन सा था एक? नाम याद नहीं आ रहा रे। ठीक है, एपिकल, इंटरकेलरी, एक और कौन सा था, नाम भूल गया मैं। फिर आता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी उत्तक। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल उत्तक, एक जटिल उत्तक। स्थायी उत्तक के 2 प्रकार है, फिर से सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक में 3 प्रकार, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये वही स्क्लेरेनकाइमा है। और जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम आ जाता है। तो स्क्लेरेनकाइमा किससे बना होता है? लिग्निन। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो लिग्निन से बनी होती है। तीनों के मैं बता दूं। पेरेनकाइमा की अगर मैं बात करूं तो पेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति होती है, सॉरी इसकी पेरेनकाइमा की, वो सेल्यूलोज की बनी होगी। पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोलेनकाइमा किससे बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन का निक्षेपण मिलेगा। पेरेनकाइमा की सिर्फ सेल्यूलोज, कोलेनकाइमा के अंदर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर लिग्निन। ठीक है। उसके बाद पेरेनकाइमा जो होता है उसको यूनिवर्सल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल टिश्यू। कोलेनकाइमा को अपन कहते हैं जीवित यांत्रिक उत्तक, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। और स्क्लेरेनकाइमा को कहते हैं डेड मैकेनिकल टिश्यू, मृत यांत्रिक उत्तक। तो ये सारी जानकारी याद रखना, हो सकता है अगली बार जो मैंने अभी बोला उसमें से सवाल मिले। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आप कॉपी पेन पास लेकर बैठे, जो जो मैं बोलूँ उनको नोट करते जाओ। और जैसे ही अपन ये 3-4 जितने भी पेपर अभी तक हुए
उसको अपन सोल्व कर लेंगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा बायोलॉजी के अंदर, बहुत सारी चीज़ें तो हम इन पेपर में ही रिवीजन कर लेंगे लगभग आधा तो। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी रहने वाली है। चलो, कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती, ये सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, जीवन अवस्था से निकल करके निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसे कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था कहते हैं? जी नॉट फेज। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती या फिर कभी कभार विभाजित होती हैं, तो जब उनको विभाजन नहीं करना होता है तो वो फिर उस सेल साइकिल का हिस्सा नहीं बनती, वो जीवन से बाहर निकल जाएगी और एक अलग फेज में चली जाती है, जिसको अपन जी नॉट फेज या शांत प्रवस्था कहते हैं, शांत प्रावस्था या क्विस्केंट फेज कह देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कौन सी कोशिका सर? न्यूरॉन, है ना, तंत्रिका कोशिका, ये कभी विभाजित नहीं होती, तो वो बाहर निकल जाती है जीवन से, इसको जी नॉट फेज कहते हैं अपन। लहसुन और प्याज के निम्न पादप भागों में से कौन से खाने योग्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इन गार्लिक एंड ऑनियन आर एडिबल? कौन से भाग जो है वो खाने योग्य हैं? तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, और जब मैंने भी ये सवाल देखा मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, क्योंकि अगर इसको अपन ढंग से देखेंगे ना, तो अपन ने अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ा, याद करो। अंडरग्राउंड स्टेम के 4 पार्ट होते हैं, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म एवं बल्ब। तो बल्ब के ही तो एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक, बल्ब जो है उसी के तो एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। ठीक है, तो उस हिसाब से तो वो अंडरग्राउंड स्टेम है। लेकिन वास्तव में जो होती हैं इसके अंदर जो पत्तियां ही तो अपन खाते हैं। जैसे कि मैं ऑनियन की बात करूं, तो ऑनियन कैसा होता है? ऑनियन कैसा होता है? ये इसके नीचे जड़ें होती हैं, ये इसका स्टेम, और ये फिर इसकी लीफ होती है, इस तरीके का होता है ऑनियन। तो इसके अंदर यहाँ पे ये पत्तियां ही तो है इसके अंदर, ये है ना। तो वास्तव में अपन इसके अंदर इसकी जो मांसल सल्क पत्तियां हैं, स्केली लीव्स हैं, उसको अपन खाते हैं। बाहर की तरफ सूखी पत्तियां होती है, अंदर जो है वो थोड़ी मांसल पत्तियां होती हैं, तो उसको अपन खाते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन पार्ट किसका है? ये अंडरग्राउंड स्टेम का है। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्याज का कंद यानी कि बल्ब किसका रूपांतरित है? तो ये तने का ही तो रूपांतरित है, तो यहाँ पे तना आंसर आ जाएगा, डी, सॉरी सी। प्याज का जो कंद है यानी कि बल्ब जो है, ये किसका पार्ट होता है? ओह माय गॉड, तने का। ठीक है, अच्छा हो गया कंप्लीट। तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसा लगा आप ज़रूर एक कमेंट करके जाएंगे, जिससे मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे ये पता चलेगा कि हमारी मेहनत वास्तव में बच्चों के लिए कितनी अच्छी साबित हो रही है, कितने फ़ायदेमंद साबित हो रही है। तो एक कमेंट्स ज़रूर कर देना, और अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे उन सब के ऊपर यहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से पहले आपको मिले। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए है, बाकी इससे कोई ऐसा नहीं है कि हम ये वो कर लेंगे, बस थोड़ा सा हमें भी पुश मिल जाएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इतना सा काम आप कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।